जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लग तो ऐसा रहा है जैसे देश का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है। सच भी है। बंगाल का चुनाव हमेशा एक उत्तेजना भरा चुनाव होता है और खास तौर से उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए बंगाल एक पहेली है। पहेली इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के उद्भव के बाद इस पूरी पट्टी का इकलौता प्रदेश जो मोदी और शाह के कब्जे में नहीं आ रहा है। 2011 से जो ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली, वो मानो अंगद के पांव की तरह बंगाल की जमीन पर गाड़ के रखी है। चुनाव दर चुनाव मोदी और शाह की जोड़ी पूरी कोशिश करती है और इस बार तो उस जोड़ी में योगी आदित्यनाथ हैं, यानी तिकड़ी। हालांकि ये पिछली बार भी थे, लोकसभा चुनाव में भी ये तिकड़ी काम कर रही थी, मगर फिर भी ममता बनर्जी को हिला नहीं पाई। बीते काफी दिनों में बहुत सारे मित्रों से बातचीत होती रही तो सबकी जिज्ञासा बंगाल के चुनाव के ऊपर है। हर कोई एक लाइन का फैसला जानने का आदी हो गया है कि कौन जीतेगा, मगर ये भविष्यवाणियां करना जुबली पोस्ट का काम नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, मगर चल क्या रहा है ये जानना जरूरी है। नोएडा में बैठे टेलीविजन चैनल्स एक लगातार नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। उनकी हर कोशिश साफ साफ एक पूरे अलाइनमेंट को दिखाती है, जहां पे वो माहौल, वो मुद्दे डालते हैं। उसके बाद फिर ओपिनियन पोल्स आते हैं। ओपिनियन पोल्स का बंगाल का आलम यह है कि कोई भाजपा को 170 सीट दे रहा है, कोई तो 200 पार करा दे रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि मानस तो बनता है, खासतौर पे उन लोगों का मानस जरूर बनता है इन सारे खबरों से, इन सारे टेलीविजन के पर्दे पे आने वाली चीजों से, जो बंगाल में नहीं है या जिनके जो भी कॉन्टैक्ट्स बंगाल में हैं वो उनके अपने लोग हैं, यानी उत्तर भारत के लोगों के उत्तर भारतीय कॉन्टैक्ट्स। मगर बंगाल क्या सोच रहा है? बहुत सारी चर्चा हुई एसआईआर को लेके। एसआईआर में 90 लाख नाम काट दिए गए, बहुत सारी धांधलियां हुई, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो क्या एसआईआर में ये 90 लाख वोट यानी 10% वोट उस फासले को पार कर देंगे जो भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच में 10% का फासला रहा है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बांग्लादेश में कोई बड़ा कमाल कर रहा है, एंटी ममता सेंटिमेंट बना रहा है? या क्या योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ सभाओं में सीधे सीधे होने वाले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के भाषण और नारे ये बंगाल को असर कर रहे हैं? या फिर अगर लाइटर मोड में करें तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाल मुड़ी वाला एपिसोड और हुगली में नौकायन करते हुए फोटोग्राफी करने वाला दृश्य बंगाल की जनता को इमोशनल कर रहा है? तो सवाल तो बहुत सारे हैं, जिज्ञासाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन पत्रकारिता का तकाजा यह है कि जहां बैटल ग्राउंड है वहां के लोगों की बात सुनी जाए। मैं लखनऊ में बैठा हूं और मैं बंगाल के चुनाव पर भविष्यवाणियां करता फिरूं, कम से कम ये जायज बात तो नहीं है। तो हमने ये सोचा कि एक सीरीज करते हैं बंगाल के उन पत्रकारों के साथ जिन्होंने 2, 3, 4 दशक बंगाल में ही पत्रकारिता की है। उन्होंने लेफ्ट का जलवा देखा है, उसके बाद ममता बनर्जी को लेफ्ट को हराते देखा है, उन्होंने कांग्रेस का पराभव देखा है,
उन्होंने बीजेपी को 5% से 38% तक जाते देखा है। तो उस कड़ी में सबसे पहले नाम जो मेरे सामने आया वो एक ऐसे पत्रकार का है जिन्होंने जनसत्ता के जरिए लंबे समय तक पत्रकारिता की। जनसत्ता, अपने स्वर्णिम दौर का जनसत्ता, जिसने अपनी ठोस रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था, और उसके बाद अब वो फिलहाल बीबीसी के लिए समाचार लिखते हैं, टिप्पणियां। ममता बनर्जी ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है जो आम लोगों के लिए बहुत फायदे की है। इनमें लक्ष्मी भंडार जोड़ लीजिए, जो महिलाओं को खाते में हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं। ऐसी कम से कम 2 दर्जन योजनाएं हैं कि लड़कियों को पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, शादी के लिए एक मुश्त रकम दी जाती है, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों छात्राओं को लाखों साइकिलें बांटी है। चुनाव से ठीक पहले युवा साथी एक योजना शुरू की उन्होंने, कि जो बेरोजगार लड़के हैं, पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रही है, उनको 1,500 रुपए महीने मिलेंगे 40 साल की उम्र तक। तो ये सब चीजें हैं, इससे ममता को काफी फायदा हुआ है। अपनी तमाम जो कल्याण योजनाएं, कन्याश्री, युवाश्री, सबूत साथी और लक्ष्मी भंडार, मुफ्त का राशन है, तो इससे पकड़ बनी है ममता की, और इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी भंडार की रकम चुनाव से ठीक पहले 500 रुपए बढ़ा दी है, अब 1500 हो गया है। तो और सबसे बड़ी बात कि वो ग्रामीण इलाकों में जाके लोगों से कनेक्ट कर पाती हैं, उनकी भाषा समझती हैं। बंगाली अस्मिता की बात उठाती रही हैं, बंगाली राष्ट्रवाद की बात उठाती रही हैं। भाजपा शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ कुछ होता है तो उसकी मदद करती रही हैं, उसको पैसे देते रही हैं, किसी की डेथ हो तो पैसे देते रही। तो गांव के लोगों को यही चाहिए, अरे एक मुख्यमंत्री है जो हमारी मदद कर रहा है, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात जो जहां भारी पड़ती है भाजपा पर, कि भाजपा में कोई ममता बनर्जी की टक्कर का चेहरा नहीं है, इसीलिए भाजपा ने कभी किसी को सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया। भले अमित शाह कह रहे हो कि 5 तारीख को बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा, बंगाल में बनेगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो जैसे ममता बनर्जी पूरे राज्य में एक स्वीकार्य चेहरा है, वैसा कोई चेहरा भाजपा के पास नहीं है आज की तारीख में। यही प्रश्न मैं सर समझना भी चाह रहा था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप है वो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द है, और बहुत सारे दूसरे नेता दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जितना भी चेहरा है वो सब तृणमूल से आया हुआ चेहरा है। तो वो बड़े नेता दिलीप घोष से लेके शुभेंदु अधिकारी आजकल सबसे लीड तो वही कर रहे हैं। तो क्या बंगाल इस चीज को भी, इस पर भी बात कर रहा है कि लीडरशिप किसकी बेहतर है? ये लोग जो तृणमूल छोड़ के गए हैं वो ज्यादा बेहतर लोग हैं या ममता की तुलना में नहीं है? क्योंकि बीजेपी की पूरी ताकत जो है वो एक्स तृणमूल है। जी देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ममता की पार्टी पर चाहे बाकी नेताओं पर जितने भी आरोप लग रहे हैं, खुद ममता पर कोई आरोप अब तक नहीं लगा है कि ममता ने रिश्वत ली है या भ्रष्टाचार किया है। उनकी पार्टी के तमाम नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगते हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर आज तक कोई आरोप नहीं है। अब भी वो अपनी वही लाइफ स्टाइल मेंटेन करती हैं। इसका एक असर आम लोगों पर पड़ता है कि गांव के लोग भी कनेक्ट कर पाते हैं कि भाई हमारी नेता ऐसी है जो न शीश महल में रहती है, न अभी भी अपने पुराने गंगा नाले के किनारे वाले मकान में रहती हैं। और सुरक्षा तो खैर पद से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता की सुरक्षा के कारण कॉन्वॉय ट्रैफिक रोक दिया जाए और चारों तरफ बंद कर दिया जाए और लोगों को गुजरने नहीं दिया जाए। पैदल चलती हैं, लोगों से हाथ मिलाते हुए चलती हैं, कहीं दुकान पे चाय बनाने लगती हैं, कहीं पकौड़े छानने लगती हैं। तो ये सब चीजें हैं कि ममता पर कोई आरोप नहीं है। दूसरी ओर जो तृणमूल से भी नेता गए हैं, तो एक आम लोगों में ये धारणा बनी है कि भाई वो भी बेदाग नहीं है। शारदा नारदा कांड में शुभेंदु का भी नाम आया था, वीडियो में पैसे लेते हुए देखे गए थे। मुकुल राय भी देखे गए थे नारदा स्टिंग ऑपरेशन जब हुआ था। तो लोगों को लगता है कि अरे इस पे तो दाग है, ये तो वहां था, तो अब हो सकता है ईडी के डर से, सीबीआई के डर से इन्होंने पार्टी बदली है, तो इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। जबकि ममता के कम से कम
उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, ममता वन मैन पार्टी है, अभी भी वन मैन पार्टी है और सब कुछ वही कंट्रोल करती है। तो इससे लोगों में उनकी जो छवि बनी है वो अलग है। वैसी छवि वाला कोई बीजेपी में ठीक है, दिलीप घोष पुराने नेता हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड वाले हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। पिछले चुनाव में उनकी सीट बदल दी गई, खड़गपुर से दुर्गापुर भेज दिया गया, वो चुनाव हार गए। खड़गपुर में होते तो लोकसभा चुनाव जीत गए होते। तो लोगों को लगता है अरे पार्टी में भी एक तब मतभेद पैदा होता है कि अरे देखिए इतने अच्छे नेता को हराने के लिए वहां भेज दिया। आरोप किस पे लगा? शुभेंदु अधिकारी पे। तो इससे कई चीजें, इससे फर्क पड़ता है। जो एकजुटता है, ममता जिस तरह एकजुट बांधे रखती हैं, इसका अभाव दिखता है आपको भाजपा में। चुनाव के समय ठीक है, तमाम केंद्रीय नेता यहाँ जमे रहते हैं, लोगों को लगता है कि भाई केंद्रीय नेता तो केंद्र में है, चुनाव जीत भी गए तो आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मोदी तो बनेंगे नहीं, अमित शाह तो यहाँ बनेंगे नहीं। तो ये दिक्कतें हैं। परसेप्शन ये है कि आखिर बनेगा कौन, और जो बनेगा वो कितना बेदाग है, उसकी छवि कैसी है, वो भी तो वहीं से आया है। जिसको सब लोग गाली दे रहे हैं कि वो चोर है, भ्रष्ट है, तो वहीं से तो वो भी आया। किस भरोसे बीजेपी के पास इस विश्वास की क्या वजह आप देखते हैं जब वो ये कह रही है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, और पहले फेज में अमित शाह ने ये कह दिया कि हम 110 सीटें जीत चुके हैं? ये विश्वास का आधार क्या है? ये तो देखिए राजनीति है। दूसरे दौर से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और जो फेंस पे वोटर हैं उनको प्रभावित करने की एक कोशिश हो सकती है कि चलो लोगों को लगेगा कि अरे इनको तो 110 मिल रही है तो सरकार बन रही है, तो चलो 10-20 हजार 50 हजार वोटर उधर चले जाएं जो फेंस पे बैठे हैं, असमंजस में है कि किसकी सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जबकि तथ्य यह है कि दूसरे दौर में जहां मतदान होना है वो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है उन इलाकों का को, कलकत्ता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। ये पिछली बार काफी सीटें जीती थी। पिछली बार 18 सीटें मिली थी 142 में से, जिन पर चुनाव होने हैं उनमें से बीजेपी को केवल 18 सीटें मिली थी, और बाकी एक सीट और निर्दलीय को छोड़ दीजिए तो बाकी सीटें 123 सीटें के आसपास उनमें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। और एक चीज आपको बता दूं कि बंगाल में भ्रष्टाचार भी खास असरदार मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि भाजपा तो 2014 से ही भ्रष्टाचार और घुसपैठ और ये पारंपरिक मुद्दे उठाती रही है। अगर भ्रष्टाचार यहाँ मुद्दा होता, असर होता, तो नारदा शारदा चिट फंड घोटालों के बाद ही सरकार गिर जानी चाहिए थी, लेकिन उल्टे सीटें बढ़ती रही। तो यहाँ ये सब मुद्दे नहीं है। भाजपा दावे करती है, राजनीति है, सब लोग दावे करते हैं। दावे ममता बनर्जी की पार्टी ने भी किए हैं कि 125 से 135 सीटें मिलेगी पहले चरण में। लेकिन यहाँ आम लोगों के बीच ये है कि ठीक है 15 साल सरकार में है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाराजगी लोगों में होगी, लेकिन इतना बड़ा कोई मुद्दा हाल में नहीं है कि वो नाराजगी सरकार बदलने तक पहुंच जाए। और जो नाराजगी थी उसकी भरपाई कर दी एसआईआर ने। जो नाम कटे, एसआईआर के कथित दबाव के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एसआईआर के खिलाफ ममता बार बार सड़कों पर उतरती रही, पदयात्राएं करती रही, जो लोग मरे उनको आर्थिक मदद देती रही, इवन जो बीएलओ मरे काम के दबाव में उनको आर्थिक मदद पहुंचाती रही। एक पूरा सेल बना दिया था नेताओं का कि कहीं मरते ही पहुंच जाते थे सहायता लेके। तो इसका असर पड़ता है लोगों पे। और भ्रष्टाचार जैसा मैंने कहा मुद्दा नहीं है। दावे लोगों के अपने अपने जगह पर हैं, और इस बार तो काफी भाजपा ने पिछली बार भी काफी ताकत लगाई थी, अब की बार 200 पार का नारा दिया था। इस बार भी भाजपा ने तमाम संसाधन झोंक दिए हैं यहाँ। आप समझ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री सब कामकाज छोड़ के अगर बंगाल में बैठे हैं तो, और उसके बाद दर्जनों नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब घूम रहे हैं। हर जिला, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां भाजपा के 2-4 बड़े नेता नहीं मौजूद हों, राजनाथ सिंह हो या जो भी हो। तो भाजपा को उम्मीद तो काफी है इस बार। मुद्दे वही हैं, उद्योग नहीं लग रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है, आरजी कर कांड की पीड़िता की मां को भी टिकट दिया है इन्होंने। तो ये सब चीजें हो रही है, लेकिन अब वही है, देखा जाए क्या कहाँ कितना असर होता है, किसके दावे का असर होता है, किस पर लोग भरोसा जताते हैं। जी। तो क्या दीदी फिर आ रही हैं? आम लोगों में तो यही धारणा है कि एसआईआर के कारण फिर सरकार बचा ले जाएंगी। अब जो
क्या होगा हकीकत में, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि लोगों ने किसको चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम फिर आपको रिजल्ट के पहले एक बार शायद 29 तारीख के वोटिंग के बाद आपको तकलीफ देंगे, फिर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद।